हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट डे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक आई बटन में डाल दूँगी। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी आंसर करते रहेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखकर आपको आंसर करना है। 5 सेकंड का आपको टाइम भी दिया जाएगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शंस हैं करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करके इसका बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? आपसे बिहारी के बारे में पूछा है तो आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहारी जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन से रस के कवि माने जाते हैं? तो ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपि धन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। तो यानी कपीस का आपको सही संधि बनाना है। विच्छेद करके दिया हुआ है कपि धन ईश। तो ऑप्शन है कपिस, कपीस, कपेस, कपीसी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कपीस। कपि धन ईश बराबर कपीस होता है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे अगर विच्छेद पूछा जाए और वहाँ पर कपि धन ईश दिया हो तो इसको आप करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन संधि में जो दोनों पद होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला, दोनों का ही अर्थ होता है। जैसे कपि बंदर को कहते हैं और ईश यानी भगवान, तो बंदरों का जो भगवान है वो कपीस कहलाता है। तो इस तरीके से आपको अर्थ भी पता होना चाहिए दोनों शब्दों का, तभी आप सही संधि विच्छेद कर पाएंगे और संधि के अर्थ को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं अंग्रेजी भाषा का, उर्दू का, तुर्की का या जापानी का। तो आपको बताना है जो रिक्शा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द कहलाता है। ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है, उर्दू का नहीं है, तुर्की का नहीं है, बल्कि जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हवा धीरे धीरे बह रही है। यानी हवा की विशेषता बताई जा रही है। हवा क्या है? हवा का बहना क्या है? बहना क्या है? एक क्रिया है। तो बह किस तरीके से रही है? धीरे धीरे बह रही है। यानी क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं कल नहीं जाऊंगा, यहाँ क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही। यह फूल सुंदर है, यहाँ सिर्फ विशेषण लगा हुआ है, क्रिया विशेषण नहीं है। हम आज स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पर किसी विशेषण की या क्रिया विशेषण की बात नहीं की गई, बल्कि हवा धीरे धीरे बह रही है, इस शब्द में क्रिया विशेषण लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बारहसिंगा शब्द में समास है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। बारहसिंगा शब्द में आपको समास बताना है। तो बारहसिंगा जो शब्द है इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, बल्कि कोई अन्य पुरुष ही इसमें प्रधान है बारहसिंगा में। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जो बारहसिंगा शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास होता है। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ना पहला ना दूसरा, दोनों की प्रधानता पाई जाती है। अव्ययीभाव समास की अगर बात करें तो यहाँ पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, और जिस समास का पहला पद निपात अव्यय या फिर उपसर्ग हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जहाँ अव्यय की आवृत्ति होगी वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस आपको बताना है। कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपके क्वेश्चंस को हाइड किया जा रहा था इसकी थ्रू, लेकिन आज मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा नीचे रखा है, तो आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन भी। ऑप्शंस हैं वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या हास रस। तो इसका आंसर करिए क्या होगा? किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वात्सल्य रस। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस दिया गया है। बिकॉज कैसे आप पहचान करेंगे कि इसमें वात्सल्य रस है?
तो देखें, किलक अरे में नेह निहारूं, तो यहाँ पर किलक यानी किलकारियों की बात की जा रही है। तो किलकारी कौन मारता है? छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे में कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। तो ध्यान रखिएगा, किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, दांतों की बात की जा रही है। छोटे बच्चे के जो दांत होते हैं मोती की तरह चमकते हैं उनकी, तो वात्सल्य रस यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है लोइक, किक, अक या फिर अक। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है, बल्कि ये जिसके पीछे भी लग जाते हैं तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको एक नया रूप दे देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो पूछा जाता है कि प्रत्यय शब्द के आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर पूछा है लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 एक। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय लगा हुआ है लौकिक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। यहाँ आपको अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है। विराम चिन्ह से ये क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज भी आपको सारा कुछ करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 70+ वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास में अवेलेबल रहेंगी ऑलवेज, तो उनकी हेल्प ले सकते हैं आप अपने एग्जाम को बेहतर दिशा देने के लिए। तो यहाँ पर आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से जो कॉमा टाइप का लगता है, जो कॉमा जिसे आप बोलते हैं, यही अल्प विराम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो ये क्वेश्चन रस से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आंसर कीजिए क्या होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा, शांत रस होगा या वात्सल्य रस होगा। तो जब भी ऐसी पंक्ति दी जाए जहाँ पर दुख को व्यक्त किया जाए, रोने के द्वारा किसी चीज़ को व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ करुण रस होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी पंक्तियों से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रस इसमें निहित है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ करेक्ट होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आंसर करते रहें, सभी लोग आंसर करते रहें। मैं सभी के आंसर देख रही हूँ। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपके आउट ऑफ 20 कितने ठीक होते हैं। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। ऑप्शन हैं संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से या सर्वनाम से। तो इसका आंसर करेंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। तो संबंधित होता है क्रिया से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, करने या होने का पता लगता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। बात करें संज्ञा की, संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर कीजिए। अवधी के सामने पूर्वी हिंदी दिया है, ब्रजभाषा के सामने पश्चिमी हिंदी दिया है, भोजपुरी के सामने पूर्वी हिंदी दिया है, खड़ी बोली के सामने पश्चिमी हिंदी दिया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी उपबोलियां हैं, उपभाषाएं, इनको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और ट्रिक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर सर्च करके देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं आपको दोबारा करा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको वीडियो नहीं मिला या फिर आपने नहीं देखा है, तो फिर से इस पर डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखने के बाद, वो ट्रिक देखने के बाद आप कभी भी ऐसे तरीके का क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहले करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी नहीं है। अब बात करें हम अवधी की, तो ये पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी है। इसकी ट्रिक थी, अलग अलग ट्रिक्स हैं। जैसे हमें याद करनी है अवधी भाषा, तो अवधी भाषा के लिए ABC आपको याद करना था। अगर आपको याद करनी है कौन सी भाषा, यानी पूर्वी भाषा याद करनी है, तो पूर्वी भाषा के लिए ट्रिक थी ABC। ठीक है, ABC। उसके बाद पश्चिमी हिंदी के लिए ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, यानी बाबू ब्रजलाल से क्या होगा, ब्रजलाल से ब्रजभाषा खड़े हैं यानी खड़ी बोली,
कन्नौज में तो कन्नौजी, जितनी भी ये तीनों भाषाएं आई हैं ये किसकी हैं? पश्चिमी। पश्चिमी में 5 उपभाषाएं आती हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट बात हम जब करेंगे, जब वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, क्योंकि बोली और उपबोलियों से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार प्रतिदिन प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? उपसर्ग से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है प्रे प्रति नि उ, तो प्रत्युपकार प्रतिदिन प्रत्युपदेश, इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता उपन्यास के आपको लेखक बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर कीजिए। चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न कोई छात्र है, उसके लिए कौन सा विशेषण आप प्रयोग करेंगे? कि कुशल बालक होगा, या कुशल छात्र कहेंगे, चतुर छात्र कहेंगे, अध्ययनशील छात्र कहेंगे, या मेधावी छात्र कहेंगे? जो प्रतिभाओं से संपन्न बालक है उसे हम कहेंगे मेधावी छात्र। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो यहाँ पर घास फूस में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा। तो घास फूस की अगर हम बात करें तो इसमें होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, द्वंद्व समास। घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय समास जब विशेषण विशेष्य होता है, लेकिन यहाँ कोई विशेषण विशेष्य नहीं है। बहुब्रीहि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, लेकिन यहाँ कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है। अव्ययी भाव जब उपसर्ग निपात या अव्यय का प्रयोग होता है प्रथम पद में, तब अव्ययी भाव होता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी प्रावधान नहीं है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, उछकाल मारे, उछकाल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से तो सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अलंकार से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को आप मुँह की दे देंगे, यानी उसको एग्ज़ाम को मात देने के लिए आप अगर इन 1000 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हिंदी में आप पारंगत होंगे, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद में। तो आंसर कीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, मनु मानो जनु जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनु मानो और जनो जानो, ये 4 ऐसे शब्द हैं, अगर ये कहीं आपको दिख जाए, मनु मानो जनु जानो, तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा, या अनुग्रहित होगा? अनुग्रहित होगा। इसका करेक्ट आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें हम अनुग्रहित शब्द की वर्तनी की दृष्टि से, तो ऑप्शन सेकंड सही है, अनुग्रहित। अब इसको ध्यान से देखिए कि अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाता है। बकाया जो दिए हैं वो सारे गलत हैं, यही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद आपको बताना है। मैंने छंद को आपके सामने डिस्कस किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो आपको बताना है मात्रिक छंदों के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक और सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक पूछा है जिसके 2 पदों में अलग मात्राएं होंगी, किन्हीं 2 पदों में अलग अलग मात्राएं होंगी। जैसे दोहा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 2 चरणों में समान मात्राएं जिस छंद के होती हैं उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, दोहा। चौपाई की बात करें तो इसके 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सममात्रिक छंद कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से
कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ऑप्शन दिए हैं, मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। आंसर कीजिए इसका क्या होगा। कई जगह ऐसे बोलते हैं लोग, हम तो आपको बता दिए थे, लेकिन ये बोलने का तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये ऑप्शन गलत है। उसने बाजार नहीं जाना था, उसे बाजार नहीं जाना था, ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यानी गुरु के सर पर श्रद्धा है आपको, गुरु के ऊपर, तो ये भी बात गलत है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये बात सही है, ये तरीका सही है, ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तरंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुष्कर होगा, कूल होगा, जल्दी होगा, उर्मी होगा? इसका करेक्ट आंसर कीजिए क्या होगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्कर, कूल, जल्दी या उर्मी? तो तरंग का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। उर्मी जो है ये तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो गाइज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आउट ऑफ 30 आपके कितने सही हुए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताएं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप और भी चाहते हैं तो अपने सुझाव ज़रूर दें। अभी कमेंट करके, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमने आज 30 क्वेश्चन में कल के मिलाकर कह रही हूँ, सॉरी, इस वीडियो में हमने इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कल हमने 10 क्वेश्चन को लिया था, तो 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और 20 क्वेश्चन की ही सीरीज़ रखी जाए आपके लिए, या क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाई जाए। वैसे मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन बहुत हैं एक दिन के लिए, तो 20 क्वेश्चन हम पर डे डिस्कस किया करेंगे, और इसी तरीके से हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और आपको मुझे इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि जो भी मैं यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, क्योंकि टॉपिक वाइज हम बीच बीच में भी डिस्कस करते रहेंगे। जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, जैसे अलंकार छूटा है, अभी रस छूटा है, तो उनको भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बीच में जब भी आपके लिए टाइम मिलेगा, 2 दिन में 3 दिन में एक बार करके, और 50 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस मैं आपके लिए क्विज कराने के लिए लेकर आया करूँगी। तो ये सुझाव आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ। जैसे आपके लिए डेली टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, तो उसमें हम 1-2 दिन का गैप लगाकर 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए रखा करेंगे। ये तरीका कैसा लगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो वीडियोस देखेंगे उनको 1-2 दिन गैप लगा के जब आपको टेस्ट लिया जाएगा आपका, तो आपको ये पता लगेगा कि आपने जो वीडियो देखी थी उससे आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो ये तरीका बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहां टेस्ट होता है, तो ज्वाइन कर लीजिए। मिशन सरकारी मास्टर ये ग्रुप है टेस्ट के लिए, तो ज्वाइन ज़रूर करें टेलीग्राम पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।